नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर दुर्ग जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं निजी संस्थाएं भी मतदान जागरूकता अभियान चलाकर शासन प्रशासन का हाथ बटाने में नजर आ रही है। इसी कड़ी में दुर्ग के आरोग्य अस्पताल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के साथ भारी संख्या में स्टाफ ऑफिस मौजूद रहे। तो वहीं 100% मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई और इसके साथ ही आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से मतदान करने के बाद जो भी व्यक्ति किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल आता है तो उसे ओपीडी में छूट के साथ उनके इलाज में 20% की छूट दी जाएगी। सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आरोग्यम फैमिली की तरफ से हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है और साथ ही साथ हम सारे भिलाई दुर्ग के सारे लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग इस महापर्व में शामिल हों, अपना 100% वोट जो है अपने कैंडिडेट्स को दें और दुर्ग भिलाई के उन्नति में अपना सहयोग दें। और इस अवसर पे जो भी कैंडिडेट वोट देके आता है और अपना वोटिंग का दिखाता है तो फिर हम लोग की तरफ से एक विशेष छूट उनको हमारे सारे जो भी हमारी फैसिलिटीज हैं उसमें हमें देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरह की फैसिलिटी जो है वो हमारे यहाँ ओपीडी में जो छूट होती है, ओपीडी की जो फीस में छूट होती है और जो इन्वेस्टिगेशंस में छूट होती है वो हम लोग प्रदान करेंगे और ये हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोग जो है अपने वोट का 100% उपयोग करें और हमारे दुर्ग भिलाई की उन्नति में सहयोग दें। जागरूक करने के लिए आप लोगों ने सभा आयोजित किया जी। आप हॉस्पिटल के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, बाहर के लोगों से भी अपील कर रहे हैं। क्या आप लोग आरोग्यम उस दिन बंद रहेगा? जी, आरोग्यम एक्चुअली हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनका अलग अलग टाइम में ड्यूटीज़ होती है। जिन लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो मॉर्निंग में होगी वो आफ्टरनून में जाके वोट देंगे, जिनका आफ्टरनून में होगी वो मॉर्निंग में अपना वोट दे सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है वो अपना वोट दें और हम लोग को जो है एक अच्छा और एक स्टेबल सरकार प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर आर.के. साहू हूँ, आरोग्यम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए किडनी रोग विशेषज्ञ। फैमिली की तरफ से मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल एमडी मेडिसिन यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं सभी दुर्ग भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करता हूँ कि अपने वोट का 100% आपको लोगों को देना है। इस महापर्व को, इस लोकतंत्र के महापर्व को आपको बहुत ही अच्छे से सक्सेस करना है, क्योंकि अगर आप किसी प्रत्याशी को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, आपको अपने लिए वोट करना है। आपका एक वोट आपके फ्यूचर का, अगले 5 साल में आपका ही क्या करना है वो आपका वो निर्णय करेगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबके सब 100% मतदान करने जरूर जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन रायपुर ने 1 दिवसीय अपना बूथ जानू अभियान चलाया और उसके तहत मतदाताओं ने अपने मतदान बूथ पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान जानकारी देते हुए और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह फॉरेस्ट कॉलोनी और बीपी पुजारी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। वहीं साथ ही सभी विधानसभा के एआरओ भी अपने मतदान केंद्र गए और आवश्यक जानकारी ली। इस बार मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। नींबू पानी और पीने के पानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही मतदाताओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं। खबर बेमेतरा मुख्यालय से है, जहां पर देर रात हुए सड़क हादसे का ये पूरा मामला है, जहां एक यूपी पासिंग बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को जोरदार ठोकर मार दिया और जिससे कि युवक की गंभीर चोटें लगी हैं। और वहीं घटनास्थल के पास मौजूद लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। साथ ही बाइक चालक युवक के गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने इलाज के लिए
मोकाहारा रेफर उन्हें कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि मृत युवक मनेंद्र सिंह सेंगर नलकूप विभाग बेमेतरा में डाक रनर के पद पर कार्यरत था, जो टहलने के बाद पैदल घर जा रहा था। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में मार्ग कायम का विवेचना किया है। तो मेरे जीजाजी मनेंद्र सिंह सेंगर का किसी मोटरसाइकिल द्वारा ना एक्सीडेंट करके चले गए थे, तो उसके बाद तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया। फिर हम लोग को सुबह सूचना मिली तो रिफर करने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पीएम के लिए लेके गए हैं, उसके बाद बलौदा बाजार लेके जाएंगे। दुर्ग जिला न्यायालय में वकील के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में विरोधी के वकील ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस के मुताबिक जिला न्यायालय में महिला ने एक वकील पर हमला कर दिया। विवाद इतना बड़ा कि घंटों वकीलों ने प्रदर्शन किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि एक अधिवक्ता के ऊपर उसी की क्लाइंट ने मारपीट कर दिया। इस मामले को लेकर क्लाइंट से जब पूछताछ की गई तो क्लाइंट का कहना है कि वकील ने उस दंपत्ति के साथ मारपीट की। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सारे वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने मिलकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले पहले कोतवाली थाने का घेराव कर दिया और वकील के साथ हुई मारपीट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उधर पुलिस प्रशासन ने जब अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी की मांग को अनसुना कर दिया तो सभी अधिवक्ताओं ने एक मत होकर पटेल चौक पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ताओं की ओर से ऐसा किए जाने पर तत्काल दुर्ग पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की बात कहते हुए चक्का जाम समाप्त करवाया। इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए यह कंप्लेंट देखिए कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले एफआईआर करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके बेसिस पर आचार संहिता लगी हुई है उस पर चक्का जाम नहीं, आचार संहिता लगी हुई है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने कहा कि उनकी मांग मानते हुए पुलिस प्रशासन ने पीड़ित अधिवक्ता से मारपीट करने वाले दंपत्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिसकी वो मांग करते हैं। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवार का असीम सिंह उसमें अधिवक्ता थी, वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मनमुटाव है दो भाइयों के बीच में, तो वो एक तो बोलता है नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है ये बोलने वाला, इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी, हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है और सीसी कैमरे में सारी चीजें आई है। लेकिन सीसी कैमरा चूंकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फिलहाल,
लेकिन हकीकत ये बात आई थी, हमने कहा कि सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है, आपस में सॉरी बोल के खत्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है, लेकिन वो महिला बोलती नहीं नहीं मैं नहीं झुकूंगी, मतलब इतने हद पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये शोभा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं, अब तो इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने, हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है, तो अब FIR होना चाहिए। तब हम लोगों ने, आप एक महिला है इसलिए मैंने महिला होने के नाते उसे समझाया कि देखो आप महिला हो, आपस में बैठ के बात कर लो और सॉरी बोल दो एक दूसरे को। चलो अगर मालूम मैं बोली वकील से गलती भी हुई होगी तो चलो हम मानते हैं, तो यार चलो हमारे वकील साहब से हम सॉरी बोलवा रहे, लेकिन इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो, तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को तूर तड़ाक से बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कारण था कि वकील लोग 3 घंटे? यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करो, तो प्रशासन 1 सप्ताह का समय बोल रहा था। हमने कहा 1 सप्ताह नहीं, क्योंकि संज्ञेय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए, और वही मांग थी और वो मांग हमारी आज पूरी। चप्पल की बात सामने आई, ऐसा कुछ है क्या? चप्पल की बात बताए ना हमने कि चप्पल मारी है, जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने आप देख सकते हैं, उसमें उनके साइड में चप्पल का निशान भी है। उन्होंने इसीलिए एडवोकेट को आए दिन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है, आचार संहिता के बाद हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे। इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करेंगे, क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने मांग किया। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एक अधिवक्ता पर उसी के क्लाइंट ने हमला कर दिया है, जिससे सारे वकील भड़के हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है या पुलिस प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी कार्यालय में एकांत परिसर में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और कई नेतागण भी इस दौरान मौजूद दिखे। पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है, अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है।
और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता, जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहां पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष के द्वारा, विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं
लांग दी और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत, और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी, उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ था, उनको आगे का किस्त भी नहीं मिला और आज अधूरा उनका मकान रह गया है। तो ये 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बैठक करके 18 लाख मकान की स्वीकृति दे दिए हैं, जिसका निर्माण अब अतिशीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और उसी तरह से 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का जब हम लोग सरकार में थे दे नहीं पाए थे, और जिसका देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में की थी, लेकिन 5 साल तक उस पर चर्चा भी नहीं हुई। और हम लोगों ने 25 दिसंबर को ही, मतलब मुश्किल से सरकार शपथ लेने के 10-12 दिन के अंदर ही 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे। और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान, जो कि अभी का रिकॉर्ड है, वो छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदी। और जो अंतर की राशि थी उसको एक मुश्त देने का वादा था। और 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेचे। उनकी अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम इस सरकार ने किया। उसी तरह से जो विवाहित माताएं बहनें हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 प्रति महीने 1,000 रुपया देने का वादा था, उसको भी हमारी सरकार ने पूरा किया। और अभी तक 3 महीने का 3 किस्त महतारी बंधन का भेज चुकी है। और हमारी माता बहनों को आश्वस्त किए हैं कि हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका पैसा महतारी बंधन का जाने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। 22 जनवरी को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजे हैं, उसके तत्काल बाद से हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू कर दिया है। और हम समझते हैं कि अभी तक हजारों की संख्या में राम भक्त भगवान राम का दर्शन करके आ गए हैं। उसी तरह से जो बस्तर और सरगुजा संभाग, जो आदिवासी बाहुल्य संभाग है, वहां पर तेंदुपत्ता होता है, जो वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है आदिवासियों के लिए, जिसको हरा सोना कहते हैं। तो उसको भी 4,000 से कीमत बढ़ा के। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। है और अभी हमको लगता है